नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले हमने जो मॉडल पेपर देखा था साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा सेट नंबर 15। तो इसके अंतर्गत स्टार्टिंग के 100 तक जो क्वेश्चन है वो आपके नॉर्मल जीके जीएस करेंगे। लास्ट के 10 क्वेश्चन रीजनिंग और 10 क्वेश्चन मैथ के। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है, ये नारा किसने दिया था? तो अरविंद घोष जी के द्वारा ये नारा जो है वो दिया गया था। आपको ये पता होना चाहिए कि अरविंद घोष जी की जब बात होती है तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1872 में इनका जन्म जो है वो हुआ था। और अगर बात करें कि इनका जन्म हुआ कहाँ, तो कलकत्ता में जो है इनका जन्म जो है वो हुआ था। और इन्होंने अलग अलग प्रशासनिक पदों पर भी काम किया था। 1902 से 1910 के बीच में इन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने में संघर्ष में भी हेल्प किया था। और 1908 में इनको एक घटना हुई थी, आपको याद होगा, और वो घटना थी आपकी अलीपुर अलीपुर बम कांड करके। तो ये जो अलीपुर वाली घटना थी बम कांड वाली, इसमें इनको कैद कर लिया गया था। तो ये आप घटना का समय आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपको बताना क्या है, इनमें से कौन सा कथन है जो कि आपका सही है। तो इसमें से कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें तीन तीन दो बार लिखा है, ये वाला सही होगा, केवल दूसरा और तीसरा। नील विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दूसरा सही है, यानी कि आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नामक दो व्यक्तियों ने की थी। और आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण था, वो था हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता दिखाई देना। तो ये आपका सही हो जाएगा। पहला गलत है, जिसमें लिखा है 1861 से 62 में बंगाल क्षेत्र में जो है ये हुआ था। केवल ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अगला देखते हैं, बिरसा मुंडा के गुरु इनमें से जो है वो कौन थे? आंसर की बात करते हैं तो आनंद पांडे आपका यहाँ पर सही होगा। बिरसा मुंडा की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1875, छोटा नागपुर पठार जो क्षेत्र पड़ता है ना उसमें। इनको धरती आबा भी कहते हैं, पृथ्वी के पिता के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो ये चीज आपको अवश्य याद होना चाहिए। इन्होंने जो बिरसा मुंडा से संबंधित एक विद्रोह था, मुंडा विद्रोह, उसका जो नेतृत्व किया था वो 1899 से 1900 के बीच में जो है वो हुआ था, किया था इनके द्वारा। और जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? तो 1900 में इनकी जो है वो मृत्यु जो है वो हो गई थी। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था आनंद पांडे। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाकी आप मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। आनंद पांडे ये जो है इनके गुरु का जो है वो नाम था। इन्होंने शिक्षा दी थी, इनके गुरु ने, महाभारत रामायण आदि को पढ़ा कैसे जाए उसका लेकर के। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन है जो कि सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध देख रहे हैं, लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम, ये आपका यहाँ पर सही नहीं है। प्रश्न में पूछा गया था ना, तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1813 में हुआ था। और ये लॉर्ड हॉर्डिंग के टाइम में नहीं हुआ था, ये एक्चुअल में हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। तो ये चीज यहाँ पर जो है वो गलत थी। समय भी याद रखिएगा, कब? तो आप कहेंगे 1813 में। अगला कह रहा है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर लॉर्ड कैनिंग जो है वो सही होगा। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1856 से स्टार्ट होकर के 1862 तक ये समय देखने को मिलता है। लॉर्ड कैनिंग को 1858 का टाइम था जब भारत शासक अधिनियम के तहत भारत का पहला वायसराय जो है वो बनाया गया था। भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। और 1858 का जो अधिनियम था वो इससे संबंधित है, क्योंकि इसी में ही हम आपको जब टॉपिक वाइज पढ़ाया ना तो उसमें बताया था कि इसमें यही सबसे महत्वपूर्ण चीज भी आपको देखने को मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्डर्स रेजिडेंस में किस वर्ष जो है वो भाग लिया था? तो ये इनके द्वारा भाग लिया गया था आपका 1893 में। तो ये आपका सही होगा। शिकागो में आयोजित हुआ था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रेजिडेंस में भारत और हिंदुत्व का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आजाद यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे, इन्होंने ही गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया जो असहयोग आंदोलन था उसका
समर्थन किया था और 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बाद में प्रवेश भी किए थे। 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए थे और 35 वर्ष की आयु में ये एक्चुअल में चुने गए थे। तो क्वेश्चन इसीलिए बनता भी है कि सबसे कम उम्र के अगर बात करते हैं तो कौन भारतीय राष्ट्रीय के अध्यक्ष के रूप में रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो यही थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम उम्र के व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। मराठा पत्रिका पूछा गया बहिष्कृत भारत का संबंध जो है वो इनमें से किससे था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। बहिष्कृत भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। शोषित वर्ग का बेसिकली इन्होंने वर्णन इसमें जो है वो किया है। लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य इनमें से जो है वो क्या था, तो भारतीय जो कृषि है उसमें संकट से संबंधित, ये आपका ऑप्शन सही होगा। आपको ये पता है कि कब से कब तक का समय था लॉर्ड लिनलिथगो का, तो ये था आपका 1936 से स्टार्ट होकर के 1943 तक। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन किसके टाइम में हुआ, तो इन्हीं के टाइम में हुआ था। गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों के रूप में ये जाने जाते हैं। इन्होंने रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर उसकी अध्यक्षता की थी। लिनलिथगो कमीशन उसी को ही जो है वो कहते हैं। 10वां प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा सही इनमें से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नासिक षड्यंत्र केस जो लिखा है वारिंद्र घोष, ये आपका एक्चुअल में गलत है। क्योंकि अगर बात करते हैं वीडी सावरकर जो है तो उनके द्वारा स्थापित किया गया था अभिनव भारत, उसी के एक सदस्य थे अनंत कान्हरे करके, उन्होंने ही नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। उसी को कहते हैं नासिक षड्यंत्र केस। किसकी हत्या की थी, जैक्सन की हत्या की थी। जैक्सन कहाँ का था, तो ये नासिक का जो है वो था और इसी को कहते हैं नासिक षड्यंत्र केस। तो इस केस में जो वीडी सावरकर जी थे ना, उनको एक्चुअल में आजीवन कारावास दिया गया था। तो वीडी सावरकर जी जो हैं इससे संबंधित हैं। तो आंसर यहाँ पर सी वाला गलत है। बाकी मुजफ्फरपुर बम कांड खुदीराम बोस पूछा जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। दिल्ली षड्यंत्र केस रासबिहारी बोस। अगला है भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं भारतीय राष्ट्र का उत्प्रेरक, तो लॉर्ड कर्जन को जो है वो आपका कहते हैं। ये आपका ऑप्शन है हाँ सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। 1899 की बात है जब लॉर्ड कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम उसको पारित करा करके अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा जो है घोषित कर दिया था। तो लॉर्ड कर्जन ने जो है ऐसा किया था। इन्होंने एक सिंचाई आयोग का गठन भी किया था। अगला कह रहा है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया था, तो वो पूछा गया है इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन सा इनमें से सही है पूछा गया, तो सही कौन सा है, पहला सही है कि भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए, तो ये वाला आपका सही है। तीसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अछूतों के लिए अलग से जो निर्वाचन है उसकी मांग जो है वो की थी, तो ये भी आपका सही है। गोलमेज सम्मेलन की बात की गई है, आपको पता है गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था, तो 1931 से लेकर के 1932 के बीच में। वैसे 30 31 32 यही मेन टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है। तो निर्वाचन को लेकर के मांग की थी। यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, तो पहला और तीसरा ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 1930 से 32 के बीच में तीनों जो है वो हुए थे। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में गांधी जी के द्वारा स्थापित पहला आश्रम इनमें से कौन सा था, तो उस आश्रम का नाम था कोचराब आश्रम, अहमदाबाद के पास जो है ये था। अच्छा इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, सत्याग्रह का अभ्यास करने के लिए जो गांधीवादी विचारधारा के छात्र थे उसके लिए प्रमुख केंद्र के रूप में जो ये जाना जाता था। और 1930 में जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने अपनी दांडी यात्रा भी शुरू की थी यहाँ से, इसलिए उनका ये पहला आश्रम नहीं था हालांकि, पर ये इन्होंने अपनी स्थापना जो यात्रा है उसको भी स्टार्ट किया था। अगला 14 नंबर प्रश्न कि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में इनमें से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, तो कौन थे इनमें से वो, तो उनका नाम था एस नायर करके। ये आपका ऑप्शन यहाँ सही होगा। इनका नाम था शंकरन नायर। 1919 13 अप्रैल इन्होंने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ना उसके विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन कामा गाटामारू घटना ये आपकी कब हुई थी, तो कब हुई थी, तो आपकी ये 1914 में हुई थी जो कि चारों ही ऑप्शन में है। महीना कौन सा था, तो सितंबर का जो है ये महीना था। वीडियो अगर अच्छा लगता रहे तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा। तो जब बात होती है कामा गाटामारू की, तो एक्चुअल में ये एक जहाज का जो है वो नाम था, जो कि इसमें 300
51 जो है आपके पंजाबी सिख थे बेसिकली वो, और साथ ही साथ इसमें 21 मुसलमान यात्री थे। उनको ले जाया जा रहा था सिंगापुर से। और कहाँ ले जाया जा रहा था? तो वैंकूवर भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो है इनको लिया जाया जा रहा था। इसका उद्देश्य ये था कि ये लोग जहाँ वहां जा करके मतलब स्वतंत्र और सुखमय जीवन व्यतीत करें, बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ये भाग लें। कनाडा जो सरकार थी ना, उसने ये जो यात्री थे उनको बंदरगाह पर उतरने की अनुमति ही नहीं दी थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। तो यही सितंबर 1914 तारीख जो है वो 27 थी। तो इस तारीख को पुनः ये कलकत्ता बंदरगाह वापस आ गए थे। समझ रहे हैं आपको कि कनाडा में ये उतरने गए, परंतु हुआ क्या, वहां पर अनुमति नहीं मिली। तो ये यहाँ से जो है वो लौट आए वापस, और फिर वापस से कहाँ आ गए? कलकत्ता बंदरगाह। तो ये यहाँ पर मेन पॉइंट था। एक यहाँ पर नाम देखने को मिलता है गुरुदत्त सिंह जी का। जब ये कलकत्ता पहुंचे थे, इस जहाज को कलकत्ता पहुंचते ही जो बाबा गुरुदत्त सिंह जी थे उनको गिरफ्तार करने का भी प्रयास किया गया था, किंतु ये बच गए थे। अगला इनमें से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला यहाँ पर देखेंगे तहजीब उल अखलाक करके, ये मोहम्मद अली जिन्ना लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पर गलत है। ये सर सैयद अहमद खान जो है उसके संस्थापक थे। और दी सोशलिस्ट करके जो लिखा हुआ है ये भी आपका यहाँ पर गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो एम एन रॉय लिखा है उनका नाम था डांगे करके। क्या नाम था? एस ए डांगे करके। ये संस्थापक के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। और जो तहजीब अल उल अखलाक करके हैं ये जाने जाते हैं सर सैयद अहमद खां करके। सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। संविधान सभा का विचार पहली बार कब आया था? तो आपको पता है 1934 में आया था। किसके द्वारा आया था? तो एम एन रॉय जो है, इनका नाम देखने को जो है वो मिलता है, इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो वो था आपका, ऑप्शन में दिया नहीं, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जो है ये आपका इसके आधार पर वर्तमान जो आप देखते हैं संविधान, इसके अकॉर्डिंग जो है वो था। और ये कब आया था? 1946 में आया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान मैराथन कराई थी, उसमें ये सारे पॉइंट एक एक हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। नहीं देखिए अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी ढेर सारी मेहनत हमने की थी। अगला देखते हैं, गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने जो है वो की थी? अच्छा क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो जमुना लाल बजाज आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। गांधी संघ सेवा की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। मुख्य रूप से 1923 का टाइम था जब गांधी जी जो थे, 1923 के टाइम में गांधी जी के जो विचार थे और जो कार्यक्रम थे उनको आगे बढ़ाने का मेन बेसिकली काम जो है वो किया गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1923। और नाम जमनालाल बजाज। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर जो है वो थे, वो इनमें से कौन सा था? तो वो कौन सा था? वो आपका लोथल जो है, ऑप्शन पहला वाला ही जो है वो सही हो जाएगा। लोथल हड़प्पा संस्कृति का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र के रूप में जाना जाता है। और अगर बात करते हैं इसकी खोज, तो इसकी खोज जो की गई थी वो की गई थी आपकी 1954 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो उनका नाम था रंगनाथ राव जी के द्वारा जो है वो की गई थी। अच्छा, लोथल ही एकमात्र ऐसा नगर भी है जिसमें जो मुख्य सड़क थे ना उन पर घरों का प्रवेश द्वार भी था। अन्य सभी हड़प्पा नगरों के घरों में ऐसा नहीं था। लोथल का जो नगर नियोजन है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अलग था। इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, इसका उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पता है ऋग्वेद में इसको लेकर के बात की गई है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि जो ऋग्वेद है इसके रचयिता कौन थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा महर्षि विश्वामित्र। और अगर बात करते हैं ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल था उसमें सूर्यदेव सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो कौन से मंडल में है? तीसरे जो है वो मंडल में है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अंग है जो कि महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी के रूप में आपका था? तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? मालिनिन जो आप देख रहे हैं
ये आपका ऑप्शन सही होगा। मालिन जो है आधुनिक मुंगेर के पास पड़ता है और ये अंग की प्रारंभिक राजधानी के रूप में आपका जाना जाता है। तो प्रश्न में यही पूछा गया था, अंग की प्रारंभिक महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो मालिनिन आपका यहाँ पर हो जाएगा। बाद में इसको चंपा बना दिया गया था राजधानी, चंपापुरी जिसको कहते हैं। बौद्ध धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि आपका सही है? पहला कथन कह रहा है कि दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। बिल्कुल आपका ये गलत है, क्योंकि दूसरी में ने ये जो है वो नहीं बटा था। ये किस में बटा था? ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है आपका बटा था। तो पहला तो गलत है। दूसरा तीसरा चौथा जो है प्रश्न में पूछ गया है कौन सा सही है। ऑप्शन में देखिए दूसरा तीसरा चौथा दिया भी हुआ है, तो यही एक्चुअल में सही भी है, यानी कि बाकी सभी सही है। ये सही कौन कौन से? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का जो आदर्श था वो आपका बोधिसत्व को प्राप्त करना है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहिर्त पद को प्राप्त करना है। और नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाले पहले गुप्त शासक इनमें से कौन थे? तो वो कौन थे? उनका नाम था समुद्रगुप्त। आपको पता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा जो है वो दी जाती है। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं समुद्रगुप्त के द्वारा जो उपाधियां जो है वो मिली थी, उसमें कविराज की उपाधि मिली थी। कवियों का सम्राट जो है वो कहा जाता था कविराज। और परम भट्टारक की उपाधि मिली थी। कुछ ऐसी उपाधियां थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल इनका संबंध जो है किससे जो है वो था? ये क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर में भी आपको शायद कराया हुआ है, याद होगा आपको। तो आंसर हो जाएगा आपका चेदी राजवंश से जो है ये संबंधित था। खारवेल भारतीय इतिहासकार के सम्राटों में आते हैं और उड़ीसा में स्थित है उदयगिरी पहाड़ी, जिसके पास एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, उसी से ही ये जो खारवेल है इससे संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, खारवेल कौन से धर्म की अगर बात करें उससे संबंधित है, तो ये आपका जैन धर्म के अनुयायी के रूप में जो है वो जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? ये गौतमी पुत्र जो सतकर्णी आप देख रहे हैं, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। गौतमी पुत्र सतकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक जो है वो कहते हैं। चार वर्ण थे ना, जिसके लोगों के बीच अंतर जातीय विवाह की अनुमति जो है वो नहीं थी, तो वो सारी जो वर्ण व्यवस्था थी वो इसी से संबंधित है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि सातकर्णी जो थे ये कौन से वंश से संबंधित थे, तो ये बेसिकली संबंधित थे आपके सातवाहन से। सातवाहन के राजा जो है ये थे। अगला क्वेश्चन आपका, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था? तो क्या नाम था? वो नाम था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो है इन्होंने क्या किया था? बंगाल की खाड़ी को चोल झील में जो है वो बदल दिया था। समय कब से कब तक? 1014 से 1044 तक इनका समय था। बस जो पूछा गया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह इनमें से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षाएं हैं? तो किसकी हैं? ये पार्श्वनाथ की जो है वो शिक्षाएं हैं। ये आपका सही हो जाएगा। जैन धर्म की जब बात होती है तो इसके संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? उनकी बात करेंगे तो ऋषभ देव का नाम देखने को मिलता है। ये जो है वो संस्थापक जो है वो थे। और अगर बात करते हैं लास्ट, तो 24वें जो तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं वो आखिरी में महावीर स्वामी जी का नाम देखने को जो है वो मिलता है। अगर बात करते हैं 23वें के रूप में किसे जानते हैं, तो वो थे आपके पार्श्वनाथ जी। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। तो पूछा क्या गया था? सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह इनमें से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है? तो पार्श्वनाथ जी की थी। और 24वें और अंतिम महावीर स्वामी जी थे। ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि उस डैश इनमें से कौन सा कार्य जो है बलबन से संबंधित ही नहीं था? तो बलबन ने इनमें से कौन सा काम जो है वो नहीं कराया था? तो आपको पता है बलबन ने नौरोज प्रथा को बंद नहीं करवाया था। ये वाला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। लौ रक्त की नीति अपनाई थी, सिजदा पैबोस प्रथा चलाई थी, मंगोलों के विरुद्ध दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, बाकी सब काम किया था। तो आपका आंसर यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। बलबन ने जो फारसी त्योहार था नौरोज, ये बड़े उत्सव से मनाना प्रारंभ किया था। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है। बाकी ये भी ध्यान रखिएगा कि रक्त और जो लौ की नीति है ये भी पूछी जाती है ना, तो रक्त और लौ की जो नीति है ये वाला पॉइंट, उसके अलावा सिजदा और पैबोस वाला पॉइंट, दीवान ए अर्ज वाला पॉइंट। अगला कह रहा है दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, वो सुल्तान इनमें से कौन सा था? तो वो सुल्तान इनमें से कौन सा था? वो सुल्तान था आपका फिरोज शाह तुगलक। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने
फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से अपनी आत्मकथा जो है वो लिखी थी। इसने एक नया सिंचाई कर भी लगाया था जो उपज का 1/10 भाग जो है वो हुआ करता था। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो कौन नहीं आते हैं? ये आपके हो जाएंगे मुहत सिब करके, जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा 1674 था उसमें स्थापित किया गया था। आपको पता है कि इसमें जो अष्टप्रधान है टोटल 8 मंत्रियों की एक परिषद जो है इसमें हुआ करती थी, और उसमें कौन कौन से थे? अमात्य था, पेशवा था, वाकायनिस, सरे नौबत जिसको सेनापति कहते हैं, सुमंत हैं, चिटनिस हैं, पंडित राव हैं और न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन, जाप्ती प्रणाली का संबंध इनमें से किससे था? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका आंसर यहाँ पर राजस्व प्रशासन, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जाप्ती प्रणाली किस काल में आपको देखने को मिलती है? तो ये आपको मुगल काल में जो है वो देखने को मिलती है। और अगर बात करते हैं कि मुगल काल में किसके टाइम में थी, तो अकबर के टाइम में जो है ये देखने को आपको मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण इनमें से कहां मिलता है? तो कृषि का सबसे पहला प्रमाण मिलता है लहुरा देव, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। संत कबीर नगर जिला जो है उसके अंतर्गत ये पड़ता है। अगर स्थिति पूछ ली जाए तो क्या हो जाएगी? संत कबीर नगर, ये भी आप याद रख सकते हैं। और अगर बात करते हैं आपका कि जो चावल की खेती के साक्ष्य हैं वो आपके कहां पर मिले थे? अच्छा, गेहूं के साक्ष्य मिले थे मेहरगढ़ से, ये भी लिख देते हैं साइड में। गेहूं के साक्ष्य कहां से मिले थे? तो मेहरगढ़ से मिले थे। और अगर बात करते हैं चावल की तो कोल्डीवा से जो है वो देखने को जो है वो मिलते हैं। तो ये कुछ हैं जिन पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। अगला कह रहा है कि सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा और लिपि के रूप में इनमें से किसका प्रयोग जो है वो किया था? तो कौन सा इनमें से सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन पाली भाषा, जो कि इन तीनों में है। पाली भाषा के साथ ब्राह्मी लिपि भी थी, यानी पहले ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। अशोक ने जो है राष्ट्रीय भाषा और लिपि के रूप में पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का यूज किया था। ब्राह्मी लिपि की जब बात होती है तो आपको पता है कि बाएं से दाएं की तरफ जो है वो लिखी जाती है, बाएं से दाएं की तरफ, ये ब्राह्मी लिपि। लिख भी देते हैं, चलिए। बा से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ जो है वो ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। और जो खरोष्ठी लिपि होती है इसका सीन उल्टा होता है, इसको दाएं से बाएं की तरफ जो है वो लिखा जाता है। अगर आपसे मौर्य काल में पूछेगा सबसे ज्यादा प्रयोग कौन सी लिपि का हुआ था, तो ब्राह्मी लिपि का सबसे ज्यादा यूज जो है वो मौर्य काल में आपको देखने को मिलता है। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपने कई बार इसको पढ़ा होगा, शूद्रक के द्वारा जो है लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास जी की रचना है। अश्वघोष की बात करते हैं तो जो बुद्ध चरित पुस्तक है वो इनकी है, अश्वघोष जी की। और विज्ञानेश्वर जो है ये लेखक किसके हैं? ये मिताक्षरा के हैं। बाकी तो वैसे आपको याद होगा, मिताक्षरा थोड़ा सा अलग है तो इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं। अगला है भारत का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहा जाता है? तो आपको पता है इन चारों में से कि भारत का मैनचेस्टर पूछेगा कि उत्तर भारत का, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन बनते हैं। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को जो है वो कहते हैं। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ये भी समझिए कि भारत का मैनचेस्टर है या पूर्व का बोस्टन है, वो भी कहा जाता है, दोनों नाम है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर मैंने कहा अलग है, तो वो क्या है? वो आपका कोयम्बटूर है। जब बात होगी दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की तो आपका कोयम्बटूर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन, ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। आपको पता है राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन को ही हम सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस कहते हैं, और जो ये रिपोर्ट जारी करता है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस करके जो है वो जारी करता है। बाकी यहाँ पर आपको मेन जो पूछा गया इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अगर बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या, अगला क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अगर बात करें तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या इनमें से किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में आपको देखने को मिलती है?
महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलती है शहरी जनसंख्या। आपको ये भी पता होना चाहिए कि शहरी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे और तीसरे नंबर पर आता है। तो यहाँ पर जो मान दे रखे ना, यूपी और तमिलनाडु, ये टॉप 3 के अंतर्गत आ जाते हैं। गेहूं का वानस्पतिक नाम आपका इनमें से क्या है? तो गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। धान का जो रासायनिक नाम होता है, वह रासायनिक नहीं, वानस्पतिक नाम आपका ये, तो वो आपका होता है ओराइजा सटाइवा। ये जो होता है वो धान का होता है। इसके अलावा जो जिया मेज करके देख रहे हैं, ये आपका मक्का का हो जाता है। और बाकी तो ऐसा है नहीं। अगला क्वेश्चन है, संगीत कला एकेडमी की स्थापना की अगर बात करें तो कौन से वर्ष जो है वो आपकी हुई थी? तो कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1953 में। आंसर हो जाएगा आपका पहला, संगीत कला एकेडमी की स्थापना 1953 में। और वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय जो है उसके अंडर में आपकी ये आता है। अगला है, ब्रेल लिपि में जो है मोटे जो कागज होते हैं उस पर उभरे हुए जो बिंदु होते हैं वो किसके बने होते हैं? ये मतलब कितने बिंदुओं पर आधारित होते हैं? तो आपको पता है 6 डॉट पर आधारित होते हैं, और इनको छू कर ही जो भी आपकी लिपि है वो पढ़ी जाती है। अगला क्वेश्चन है, लुइस ब्रेल ने लिपि दी थी। अगला है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सबसे अच्छा विधि कौन सी है? तो बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के अलग अलग अवसर आप देंगे, ये सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? प्राथमिक है तो बच्चे की मातृभाषा, सही हो जाएगा। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का क्या उद्देश्य होता है? तो ये एक रीजन के अंतर्गत रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बोलने के, अभिव्यक्ति के अवसर जो है वो दिए जाएं, इसलिए गतिविधियां रखी जाती हैं। भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन, इसका नाम जो है वो क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है स्काई हॉक करके। ये है 5G सक्षम ड्रोन। और ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग उसमें भी आपका सक्षम है। 10 किलो कोई जो वजन होता है ना उसको उठा सकने की इसकी क्षमता भी है, और लगभग 5 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है। ये सब इसकी कैपेसिटी है। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन जो है वो चलाया? तो स्विट्जरलैंड आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो चला था लगभग लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है, जिसमें 100 डिब्बे हैं, मतलब इस ट्रेन की अगर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण। अगला प्रश्न आपका, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अगर बात करें तो कितना परसेंट घाटा जो है वो राजकोषीय घाटा जो है उसका अनुमान लगाया गया है? तो कितना लगाया गया है आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। 6.4% वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 2023-24 के लिए कितना लगाया गया था? वो था 6 से 6.8% का। मई 2023 में इनमें से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? अजय बंगा। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो उनका नाम था डीना बोलुआर्ट करके। यूट्यूब के सीईओ कौन बने थे? तो नील मोहन करके यूट्यूब के सीईओ बने थे। मनप्रीत मोनिका सिंह क्या थी? अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में जो है वो चुनी गई थी। बिहार सरकार द्वारा 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट जो है वो पेश किया गया था? तो 2.62 लाख करोड़ रुपए ये जो है आपका बजट हो जाएगा। बाकी एक बजट के लिए टेलीग्राम चैनल पर आपको ध्यान होगा तो मैंने इमेजेस भेजी थी, ऑफिशियल जो बजट की फोटो थी वो भेज दी थी। अगला है, इनमें से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए इंपॉर्टेंट है? तो सोडियम आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। सोडियम खनिज है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, द्रव संतुलित बनाए रखता है, तंत्रिका और मांसपेशियां उसको कैसे ठीक ढंग से काम करें उसमें भी हेल्प जो है वो करता है। बहुत ज्यादा अगर सोडियम का सेवन करेंगे तो रक्तचाप बढ़ सकता है, हृदय रोग और हार्ट अटैक वगैरह भी आ सकता है। तो और बहुत कम सेवन करेंगे तो शरीर में डिहाइड्रेशन, जिसको निर्जलीकरण कहते हैं, वो भी हो सकता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवांशिक विकार है? तो ये आपका डाउन सिंड्रोम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम आनुवांशिक बीमारी है, और गुणसूत्र 21 की उपस्थिति, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होता है। इसकी पहचान कैसे होती है? जैसे चपटा चेहरा हो, छोटा कद हो, वो सब इसमें आते हैं। 50 क्वेश्चन अब तक हमारे हो चुके हैं। वीडियो से जो भी जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। 51 प्रश्न की बात करते हैं कि बीज वाले पौधों में नर गैमेटोफाइट को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो इसको हम पराग का नाम जो है वो देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पराग जो है आपका सही हो जाएगा।
फूलों के जो पराग कोष होते हैं ना, उसमें पराग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन आपका, फूल वाले पौधों में अंडाशय विकसित होता है, तो किसमें विकसित होता है? फल आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। फूल वाले पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय जो है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है, वही चीज यहाँ पर पूछी गई है। बाकी आपको पता है कि जो फल होता है, जो भी विकासशील जो बीज होता है, उसकी रक्षा का काम भी करता है, जैसे हवा पानी या जानवरों द्वारा उनके फैलाव में हेल्प भी करता है। अगला है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। हरे पौधे जो होते हैं ना, सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। रिएक्शन कई बार बता चुका मैं आपको। अगला, इनमें से कौन सा पौधा है जिसमें अलैंगिक जो प्रजनन है उसकी विधि आपकी जो है वो आपकी नहीं है? तो आंसर की बात करते हैं, इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर निषेचन, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन के तरीकों में आप देखेंगे तो मूल पौधे के वानस्पतिक भाग, जैसे तना हो गया, पत्ता हो गया या जड़ हो गया, उससे नया पेड़ पौधा बनता है। और जो निषेचन होता है ये पौधों में लैंगिक प्रजनन में आता है ना, तो इसलिए ये कट जाएगा ऑप्शन, जहां नर और मादा दोनों आवश्यक होते हैं, जिससे युग्मनज बनता है और एक नया पौधा बनता है। अगला, इनमें से कौन सा नींद की बीमारी का लक्षण है? तो ऑप्शन एक से अधिक वाला हो जाएगा। लाल चकत्ते भी हैं, बुखार भी है, खुजली, मतलब एक से ज्यादा हो जाएगा। आपको पता है कि सोने की जो नींद की बीमारी है ये होती किससे है? तो ये आपका एक ट्रिपेनोसोमा, आपने नाम सुना होगा, बताया आपको मैंने, ट्रिपेनोसोमा, ये प्रोटोजोआ है जिससे जो है ये रोग होता है। सीसी मक्खी से जो है ये फैलता है, और यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला, इनमें से किसका जो वेधन क्षमता है और आयनन क्षमता है वो सबसे ज्यादा होती है? तो किसकी होती है? आपके गामा किरणें और अल्फा किरणें, ये आपका ऑप्शन सही हो जाए। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का यूज करते हैं? तो बाईफोकल लेंस आपका यूज हो जाएगा। इसमें व्यक्ति को दूर और नजदीक दोनों वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, और ये अधिकतर आपको वृद्धावस्था में ज्यादा देखने को मिलता है। बाईफोकल लेंस का यूज होता है। प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? तो आपको कई बार बता चुके हैं कि प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी की इकाई है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर? तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, ये जो है वो बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष के। और एक पारसेक की बात करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर दूरी के संदर्भ में बात करें तो पारसेक सबसे बड़ी इकाई है। तो ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई होती है। और यही चीज अगर मीटर में बात करें तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो 18 आपके जो है वो वर्ग हैं, और संख्या जो है आवर्तों की वो आपकी 7 है, और वर्गों की संख्या 18 है। तो वर्ग जो है ये आपके 18 हो जाएंगे, और 7 जो है वो आपके आवर्त हो जाएंगे। किसने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी? तो ये आपका दी थी मोसले ने, मोजले बोलते हैं, इनके द्वारा दी गई थी। इन्होंने बेसिकली कहा था तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, क्योंकि इससे पहले जो आई थी वो परमाणु भार से संबंधित था। अगला है, अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को प्रभावित करती है? तो क्या प्रभावित करती है? जो अशुद्धियां होती हैं उसकी उपस्थिति में गलनांक जो होता है वो आपका घट जाता है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन से प्रकार का लेंस का यूज किया जाता है? तो कौन सा लेंस यूज किया जाता है? बताया मैंने, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस यूज होता है, और निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं क्लियर दिखाई देता है। और इसकी पहचान क्या होती है? और अवतल लेंस जो होता है ना, यही आपका अपसारी लेंस भी होता है, क्योंकि केंद्र से पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। दूर दृष्टि दोष में अपोजिट हो जाता है। उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो 6 आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फॉर्मूला जानते हैं, C6H12O6 होता है। अगला, लोहे में जंग लगना इनमें से कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? तो ऑक्सीकरण के कारण जो है आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। लोहे में जंग लगना किसके कारण होता है? ऑक्सीकरण के कारण।
और जंग लगना मैंने बताया था, पिछले वाले सेट में आया था कि जस्तीकरण के द्वारा जो है इसको दूर किया जा सकता है, जस्ता चढ़ाया जाता है। अगला, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होती है? तो पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पोटेशियम के स्रोत क्या होते हैं? जैसे पोटेशियम के स्रोत में आपका मछली हो गया, मांस हो गया, फल है, सब्जियां हैं, तो ये सब स्रोत में आते हैं। सोडियम मैंने बताया था, ये रक्त दाब जो है उसको नियंत्रित करने में काम में आता है, अभी ऊपर आया भी था। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बीच इनमें से अंतरों पर विचार करना है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ सही है। सबसे पहले बात करते हैं आंसर की, तो केवल और केवल पहला कथन ही यहाँ सही है। ये जो आप देख रहे हैं कि हीलियम जो है वो एक अज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन गैस एक आपका अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो केवल पहला कथन आपका यहाँ पर सही है। और अगर बात करते हैं हल्की की, जो दूसरे पॉइंट में लिखा है, तो हाइड्रोजन और हीलियम जो होती है आवर्त सारणी में सबसे हल्के तत्व में आते हैं। हीलियम हाइड्रोजन से दुगनी भारी होती है, यहाँ लिखा है ना हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की है, जबकि आपको बताइए दुगनी भारी होती है, तो इसलिए ऑप्शन कट जाएगा। और हीलियम जो होता है ना वो भूमिगत रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होता है। हीलियम और हाइड्रोजन लिखा है दोनों को लेकर के, तो केवल आपको हीलियम देखने को मिलता है। हीलियम बेसिकली आपकी एक निष्क्रिय गैस है, नोबेल गैस में आती है, रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, नॉन टॉक्सिक गैस के रूप में जानी जाती है। अगला है कि साबुन मुख्यतः लवण होते हैं, तो ये आपके सोडियम भी होते हैं, ये आपके पोटेशियम भी होते हैं। आंसर आपका ए और बी दोनों का दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पर डी वाला जो है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं, फलों को ताजा रखने के लिए इनमें से किस अम्ल का प्रयोग जो है वो किया जाता है? ये तो वैसे देखा होगा, कई बार पूछा जाता है कि फार्मिक एसिड जो है इसका यूज होता है बेसिकली इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा? फार्मिक अम्ल। और कृत्रिम रूप से अगर फलों को पकाना है उसके लिए फिर क्या यूज करते हैं? तो अगर कृत्रिम रूप से फलों को पकाना है तो उसके लिए यूज किया जाता है एसिटिलीन। एसिटिलीन का यूज कर सकते हैं, और एसिटिलीन की जगह कई बार एथिलीन लिख देते हैं, तो लिखा वही रहता है, मतलब ध्यान रखिएगा इसी का ही नाम है एथिलीन जो है, ये भी आपका सही हो जाएगा। द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका क्या कारण होता है? कारण आपको क्लियर पता है कि जो गैस के अणु होते हैं ना उनके बीच जो स्थान होता है बहुत दूर दूर होता है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, गैसों में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होना। गैसों का आकार भी है और आयतन निश्चित होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से अलग कर सकते हैं। अगला कह रहा है इथीन का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? तो मस्टर्ड गैस के लिए जो है वो यूज होता है, सही है। निश्चेतक के रूप में भी यूज होता है, कृत्रिम रंग निर्माण में भी यूज होता है, तो सभी के सभी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सभी के सभी ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है इनमें से अधिकतम कितने अंतराल के बाद, अच्छा पॉलीथीन निर्माण में भी यूज होता है, वो भी ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला जो क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की अगर बात करें तो बैठक जो है वो नहीं हो सकती, तो कितने अंतराल के बाद? 6 माह आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल है इसको लेकर के? तो आपको पता है 85 आर्टिकल है, जिसमें संसद के सत्र के संदर्भ में ये प्रावधान किया गया है कि संसद के जो दोनों सत्र होते हैं ना उनके मध्य अधिकतम 6 माह का जो अंतर है उससे ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आपकी है? तो कहाँ पर दो स्तरीय पंचायती व्यवस्था है? ये आपकी सिक्किम राज्य में आपको देखने को मिलती है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा मणिपुर, गोवा, इन सब में भी है दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अगला कह रहे हैं इनमें से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो प्रावधान है वो किया गया है? तो अनुच्छेद 178 आपका यहाँ पर सही होगा, जिसके तहत विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान जो है वो दोनों किया गया है। अच्छा, 182 जो है वो विधान परिषद का सभापति और उपसभापति से है, और 188 जो है वो राज्य विधानमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण से संबंधित है। आर्टिकल जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बताए थे संविधान वाली मैराथन में, देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, वही पूछा गया इनमें से कौन सा आपका सही होगा? तो अपने निर्वाचन की तारीख से करके लिखा हुआ है, या अपने पद के ग्रहण के दिन, सी वाला ऑप्शन ज्यादा बढ़िया होगा कि अपने पद ग्रहण के दिन से जो है ये आपका रहता है। और ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल जो है इसका 56 है, 56 आर्टिकल में ये बताया गया है।
अगला कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों से उन्हें वंचित किया जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इसी में ही 5 प्रकार की रिट आती हैं। अगला कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में जो है वो आयोजित हुई थी। आपको ये भी पता है कब हुई थी? तो ये आपको बता चुके हैं कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक जो है वो हुई थी और काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में जो है ये हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष उस समय कौन बनाए गए थे? तो वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी। अच्छा, सच्चिदानंद सिन्हा जो बने थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, पर जब बात होती है स्थायी अध्यक्ष की तब कौन बने थे? तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो बने थे। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अभिकरण का भाग नहीं होता है? कौन है इनमें से? वो आपका इनमें से है राज्य की विधानसभा। राज्य की विधानसभा की बात करेंगे तो ये इसमें आती है। बाकी डिटेलिंग में बता चुके हैं कि 61 में महाभियोग को लेकर के, 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को लेकर के आर्टिकल बता चुके हैं सारे। अगला है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इनमें से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे लाया गया था? तो किसके द्वारा लाया गया था? 99वां संविधान संशोधन आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। 99वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को कितनी आयु मिनिमम चाहिए होती है? तो 25 साल मिनिमम आपकी चाहिए होती है। ये आपका सही हो जाएगा। लोकसभा का जो एक्चुअल में सदस्य अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपकी जो एज है वो कितनी है? वो आपकी 25 साल है। और अगर बात करते हैं कि आयु सीमा 25 है और अनुच्छेद कौन सा है? तो 84 करके है। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी चाहिए होती है? तो राज्यसभा के लिए जो ये आयु चाहिए होती है वो 30 साल चाहिए होती है। तो संसद सदस्य भी आपका 25 साल हो जाएगा। अगला कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानून है? आपको बताया मैंने कई बार बताया कि दा से दल बदल, दा से 10वीं ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। कौन से संविधान संशोधन से था ये भी बता चुके हैं कि जब बात होगी संविधान संशोधन की तो आपका 1980, दूसरा पेन ले लेते हैं, 1985। 1985 का जो 52वां संविधान संशोधन था इसी के माध्यम से आपका पारित किया गया था दल बदल। अब 1985 का जो अधिनियम था उसमें ये था कि एक राजनीतिक दल के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं उसके 1/3 सदस्यों के द्वारा दल बदल को विलय माना जाता था। मतलब ये बदलाव कर दिया गया था। मैंने कहा था ना कि बहुत से इधर से उधर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते थे, तो उसको रोक लगाने के लिए बेसिकली इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था मसौदा? देखिए, मसौदा समिति करके पूछता है वो अलग है, यहाँ पर तैयार करने को लेकर के पूछ रहा है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आपका ऑप्शन सही होगा। आपको ये पता है कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 के ही टाइम में हुआ था, उसी को पारित करने के लिए अध्यक्ष के रूप में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने कराची में अपना अधिवेशन जो है आयोजित किया था। यही वो सत्र था जिसमें पहली बार जो मौलिक अधिकार हैं, राष्ट्रीय आर्थिक नीतियां हैं, उस पर प्रस्ताव पारित हुए थे। तो एम एन रॉय की मदद से जवाहरलाल नेहरू ने इसको तैयार किया था। तो यही आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, और लागू कब किया गया था? अच्छा, ये भी समझिए कि जो पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ये आया था, ये पहले आया था 64 वाला संविधान संशोधन, पर असली वाला तो 73 वाला था ना, जो संशोधन के तौर पर आया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको कौन लाया था? इसको लाए थे नरसिम्हा जी। नरसिम्हा जी के सरकार में जो है ये आया था। और आपको ये पता है कि इन्हीं के समय में कानून का रूप लिया था। 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हो गया था पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन आपका, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपका जो है वो आता है? तो अनुच्छेद आपका 108 जो है वो यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है वो किया गया है।
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब तक कितनी बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, तो अब तक 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। और कौन कौन सा वो समय है, तो पहला जो समय था वो था आपका 1961 का समय, जिसमें दहेज प्रतिबंध था, उसके संदर्भ में जो है आपका विधेयक लाया गया था। और उसी विधेयक के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल था, उसमें बुलाया गया था। दूसरा जो समय था वो कौन सा था, दूसरा समय था 1978 का समय। इसमें बैंकिंग सेवा बेसिकली विधेयक था, ये लाया गया था। और बैंकिंग सेवा जो है वो बेसिकली लाया किसके समय में गया था, तो ये ज्यादातर पूछ लिया जाता है। तो मोरारजी देसाई के समय में जो है वो लाया गया था, मोरारजी देसाई के समय में लाया गया था दूसरा वाला। और कब आया था, 1978 में। और तीसरा वाले की अगर बात करते हैं, यहीं लिख देते हैं, तो तीसरा वाला कब आया था, तो ये 2002 में आया था। ये किससे संबंधित था, ये आतंकवाद से संबंधित था। आतंकवाद के संदर्भ में एक आपका विधेयक था जिसका नाम था आतंकवाद विधेयक, आतंकवाद निवारक विधेयक, जिसको नाम दिया गया था पोटा करके। तो ये जो पोटा है ये कब किसके टाइम में आया था, ये आया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। तो अब तक 3 बार ऐसे संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाया जा चुका है। अगला कह रहा है कौन से अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो की थी। तो कौन थे वो व्यक्ति, वो थे वी के आर वी राव करके। ये आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आपको पता है कि सबसे पहले वी के आर वी राव थे विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरदाजा राव करके, जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो की थी। अधिकतर जगह केवल कस्तूरी रंगा नाम देखने को मिलता है, इन्होंने पूरा नाम लिखा है तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मत्स्य और खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में आपके आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है कृषि। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, कृषि पूछा जाता है, तो ये पहले प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। उसके अलावा कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खनन है, सब आता है पहले में। दूसरे में आपका क्या आता है, तो दूसरे में इस्पात उद्योग, वस्तु उद्योग या वस्त्र उद्योग, विद्युत उपकरण कोई निर्माण है, या खाद्य सामग्री है, ये सब दूसरे में आता है। अगला देखते हैं भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग जो है वो कार्यरत हैं, तो कौन से उद्योग में, कपड़ा उद्योग आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। कृषि के अलावा कपड़ा उद्योग है जहां पर सबसे ज्यादा लोग हैं। अगला है भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जो है वो जारी किए जाते हैं, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो जारी करता है। अगला है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है वो चुना है, तो दूसरा आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित जो है वो थी। ये मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार इसलिए बताता हूँ सुन सुन के आपका जो दिमाग है वो एकदम छप जाए। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको देखने को मिलता है वो क्या है, वो है आपका दुर्गपुर। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है, इसके अलावा आपको देखने को मिलता है राउरकेला, इसके अलावा देखने को आपको मिलता है भिलाई। तो ये जो 3 आप नाम देख रहे हैं ये क्या है, ये हैं आपके इस्पात संयंत्र। इन इस्पात संयंत्रों की अगर बात करते हैं तो ये स्थापित जो है वो किए गए थे इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगर मैं आपसे कहूं इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, तो भारी उद्योग जो है इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है वो रखा गया था, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा तत्व है जो कि भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में जो है आपको देखने को मिलता है। अब देखिए भूपटल पर अगर कृष्ण पर सर्वाधिक मात्रा की बात करते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑप्शन के अकॉर्डिंग, परंतु वैसे अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का नंबर आता है। ऑप्शन में ऑक्सीजन तो है नहीं, तो सबसे ज्यादा वैसे है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आपको देखने को मिलता है सिलिकन, और सिलिकन के बाद नंबर आपका आता है एल्यूमिनियम का। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम आता है। एल्यूमिनियम के बाद आपका आता है लोहा का, और लोहा के बाद आपका आता है कैल्शियम का, और कैल्शियम के बाद आता है आपका मैग्नीशियम का। तो ये आप क्रम भी चाहे तो याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, टाइटन इनमें से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। आप जानते हैं टाइटन किसका है, तो शनि का उपग्रह है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सौरमंडल का भी दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, और आकार में किसके बराबर है, तो ये आपका
बुध के बराबर है आकार में, अगर खाली उपग्रह की बात करें, जबकि बुध अपने आप में खुद ग्रह है, तो ये आपका बुध के बराबर है। टाइटन की खोज किसने की थी? तो उनका नाम था हाइजोन करके। क्रिश्चियन हाइजोन ने जो है टाइटन की खोज की थी। कब की थी? 1665 में की थी। कहाँ के थे ये? डेनमार्क के जो है वो थे। और अगर बात करें तो ये एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल देखने को मिलता है। शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़े ग्रह में आता है, वो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जो आंसर है यहाँ पर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण की अगर बात करते हैं तो उसका निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कारण होगा? मुख्य कारण के रूप में यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो ज्यादा से ज्यादा जो सिंचाई आप देख रहे हैं, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अधिक सिंचाई, ये कारण किसका हो गया? भूमि निम्नीकरण का। पंजाब और जैसे हरियाणा राज्य होते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा सिंचाई होती है। अधिक सिंचाई जो आपको देखने को मिलती है उसके तौर पर आप देखेंगे तो मृदा में लवणीयता, क्षारीयता, उसके लिए भी सब जिम्मेदार होते हैं। अगला, इनमें से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तमिलनाडु आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? तो आपका केरल में जो है वो सबसे ज्यादा है। तो केरल आपका कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आता है। और केरल में है कितना लिंगानुपात? तो आपको पता है केरल में 1084 का लिंगानुपात जो है वो आपका है। इसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का, जहां पर कितना है? 996 लिंगानुपात है। सबसे कम कहां पर है लिंगानुपात? तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे कम लिंगानुपात है वो आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। और यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर लिंगानुपात देखने को मिलता है 879। कितना देखने को मिलता है? 879। तो ये आप याद रख सकते हैं। और जम्मू कश्मीर का 889 है। तो लास्ट के एक दो याद रख सकते हैं। अगला, इनमें से देखते हैं। अभी इस्पात संयंत्र आए थे, वहां पर मैंने बताया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में आया था। तो यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा गया, ये पूछा गया राउरकेला इस्पात संयंत्र की इकाई है कहाँ से, किस देश के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर आपका जर्मनी हो जाएगा। अच्छा, इस चीज को भी समझिए, जर्मनी के सहयोग से इसका निर्माण तो हुआ है, ये बात सही है, परंतु और भी है ना जो आपके जो इस्पात संयंत्र है। जैसे आपका एक भिलाई है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, वो किससे है? तो वो सोवियत संघ से है। तो जैसे मैं अगर दो तीन आपको बता दूं, 1955 में जो भिलाई था, स्थिति कहाँ है इसकी? छत्तीसगढ़ में। और इसकी अगर बात करते हैं तो इसका सहयोगी देश क्या है? तो ये आपका है सोवियत संघ। इसी प्रकार अगर बात करते हैं 1956 की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दुर्गपुर। कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। और इसको कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से। और एक तो आपके प्रश्न में पूछा गया राउरकेला है कहाँ पर? तो उड़ीसा में है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। ये रट के रखिएगा, पूछा जाता है। अगला कारण में से भारत के किस मृदा की को अंतरराष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरणोजम मृदा कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? काली मिट्टी को जो है ये कहते हैं। काली मिट्टी देखेंगे तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी एरिया है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बहुत से अलग अलग राज्य हैं जिनमें पाई जाती है, पर मुख्यतः आप देखेंगे तो महाराष्ट्र वगैरह एरिया में ज्यादा पाई जाती है। भारत में पाए जाने वाले जो कोड़धारी वन है उन कितनी ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं? तो 2500 से लेकर 4500 मीटर के बीच जो है ये पाए जाते हैं। सदाबहार और जो पतझड़ वन है वो 1500 मीटर तक देखने को मिलते हैं। जो पहली वाली रेंज देख रहे हैं ना, इसमें आपको सदाबहार देखने को मिलते हैं। और सदाबहार और पतझड़ ही सबसे ज्यादा देख पूछे भी जाते हैं। सदाबहार और पतझड़ 1500 मीटर से 2000 गया है, आप केवल 1500 याद रखिए। तो एरो को बना दीजिए नीचे, केवल 1500 मीटर याद रखिए तो ज्यादा सही है। और पतझड़ पे, और ये जो इन्होंने रेंज लिखी 1500 से 2000 ना होकर के 1500 से 2500 होती है, उसमें शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। और जो कोड़धारी प्रश्न पूछा गया था वो 2500 से 4500, और इसके भी ऊपर जो होता है वो 4500 से लेकर के आपका लगभग 4800 तक जाता है, वो रहता है टुंड्रा वन, तो वो और इससे ऊपर। अगला कह रहा है पेंटागोनिया का पठार जो है वो इनमें से कहाँ किस देश में पड़ते हैं? तो कहाँ पर पड़ते हैं? अर्जेंटीना में आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये भी समझिए कि यूएसए में जो पठार देखने को मिलते हैं वो कोलंबिया है, अलास्का है। वेनेजुएला का स्थिति के अकॉर्डिंग की बात करें तो वहां पर गुआना पठार देखने को मिलता है, ये ऑप्शन में दे रखा है। अगला, इनमें से कौन सा कार्य है जो कि पेड़ पौधों का नहीं है? तो वायु का प्रदूषण नहीं कि पेड़ पौधे फैलाते हैं, प्रश्न में नहीं आपसे जो है वो पूछा गया था, तो ये आपका यहाँ पर कार्य इसका नहीं है। अगला है रियो डी जनरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन था वो इनमें से किससे संबंधित था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन
पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये भी आपको पता है कि जब बात होती है इसकी तो क्या इसका सन था 1992 में जो है ये संपन्न हुआ था। अर्थ समिट के रूप में जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन या अर्थ समिट इसको हम कहते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, ये आपसे पूछा गया कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है आपका ये आपका नागपुर में जो है वो आपका स्थित है। ये भी समझिए कि नागपुर की जगह महाराष्ट्र भी दे देता है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंतर्गत ही पड़ता है ना, तो वो भी आप याद रख सकते हैं, महाराष्ट्र के अंतर्गत नागपुर जो है आपका शहर है। और ये कौन से मंत्रालय में आता है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैथ हमारी स्टार्ट होगी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में जो है वो स्थित है। पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा ये भी समझिए कि मुख्यालय जेनेवा में है, पर ऑप्शन में स्विट्जरलैंड भी दे देता है, तो स्विट्जरलैंड इसी के अंतर्गत पड़ता है, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जेनेवा, तो इसलिए वो भी आपको पता होना चाहिए कि इसी के ही अंतर्गत है। अब मैथ के प्रश्नों की बात करते हैं, तो मैथ के प्रश्न के लिए हमने अलग से लगा रखे हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो इसलिए तो सबसे पहला प्रश्न आपका मैथ का कि एक आयत के परिमाप और चौड़ाई के बीच का अनुपात दे रखा है। आयत का परिमाप आपका क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है आपका 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। और चौड़ाई के साथ बात भी कर रहा है तो बटे में चौड़ाई के लिए हम b लिख देते हैं, और इसका अनुपात कह रहा है 5:1 के रूप में है। अब यहाँ पर ये समझिए 2l प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2l प्लस 2b बराबर बटे में b और बराबर में आपका, और ये b जा करके उधर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या तो आप और शॉर्ट में करेंगे तो कोई फायदा नहीं, वैसे 5b उधर हो जाएगा और यहाँ पर आपका 2b है तो बचेगा आपका 3b। वैसे चलिए एक स्टेप में कर देते हैं, अगले में कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाइड उधर हो जाएगा तो 5b हो जाएगा, ये 2b जाकर उधर घट जाएगा तो 3b बचेगा, यानी कि 2l की वैल्यू आपकी 3b के बराबर बचेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, l और b में जो है आप एक कोई वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए आयत की लंबाई पूछी गई है, तो आप क्या करिए चौड़ाई निकाल लीजिए ताकि बाद में सब केवल लंबाई बचे, तो b की वैल्यू के फॉर्म में निकालेंगे तो ये 3 बटे में चला जाएगा, यानी 2l अपॉन में 3, ये हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, चौड़ाई की वैल्यू। अब समझिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर कह रहा है ना उसके बाद आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आप क्या करिए आयत का क्षेत्रफल रखिए। तो आयत के क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है प्रश्न के अकॉर्डिंग 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वैसे आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, तो L इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 216 दे रखी है। अब यहाँ से b की जो वैल्यू आपने निकाली वो यहाँ रख भी दीजिए, तो यहाँ पर हम L को ऐसे रहने देते हैं, b की वैल्यू रख देते हैं, तो L इंटू बी की जगह हो जाएगा 2l और बटे में आपका 3 और बराबर में आपका 216। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2l इंटू 2l करेंगे तो 2l स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला 3 उधर 216 में जाकर के गुणा हो जाएगा, और ये वाला जो 2 है इस बटे में आ जाएगा, तो 216 लिख देते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, l स्क्वायर बराबर 216 और गुणे में आ जाएगा 3 और बटे में आपका आ जाएगा 2। क्लियर है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, काटने के बाद एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ जाएगी 324, और एल की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 18 यहाँ से निकल करके आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है 28, 26, 22 ऐसे करके दे रखी संख्याएं, और कह रहा है कि इन आंकड़ों का माध्य अगर 20 है तो x का मान क्या होगा। आपको पता है कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी आंकड़ों का टोटल और बटे में जितनी संख्या है वो 1 2 3 4 5 6 और टोटल संख्याओं का टोटल, और माध्य का मान ऑलरेडी दे भी रखा है। तो अब एक स्टेप में अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि आंकड़ों का जो माध्य है वो बराबर सभी का टोटल या सभी संख्याओं का योग, शॉर्ट में लिख दिया है सभी का टोटल और टोटल कुल संख्या, यही तो होता है। अब यहाँ पर आप वही चीज पुट कर दीजिए, तो रखेंगे क्या होगा, आंकड़ों का माध्य कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, 20 रख लिया, सभी का टोटल मतलब 11 प्लस 13 प्लस x प्लस 22 प्लस 26 और प्लस 28, तो बढ़ते हुए क्रम में हमने ऐसे
रख लिया, तो हमने यहाँ पर 28 तक रख लिया और बटे में आपका कुल संख्या कितनी है, तो 6 है। अब इन सबको जोड़ लीजिए, जोड़ने पर कितना आएगा, तो हमारा वैल्यू क्या आएगी, 20 बराबर 100 प्लस एक्स बटे में आपका 6। अब 6 को इधर गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी 120 बराबर 100 प्लस एक्स। ये 120 है, ये 100 है, इधर आएगा घट जाएगा, एक्स की वैल्यू आपकी 20 आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर को निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर 20 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीता और गीता की वर्तमान आयु की अगर बात की जाए तो उसमें 3:5 का अनुपात है, ठीक है। और यदि 2 वर्ष पश्चात की बात करें तो उनकी आयु का योग 52 वर्ष है। आपसे कह रहा है 2 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या रहा होगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं पर एक्स से भी कठिन नहीं होगा। देखिए सीता की आयु और गीता की आयु में 3x 5x का रेशियो दे रखा है। आप खुद से समझिए कि अगर 3x और 5x का टोटल करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कह रहा है 2 साल बाद, यानी सीता के दो साल जोड़ेंगे और गीता के भी 2 साल जोड़ेंगे तो टोटल 4 साल हो जाएंगे। 4 साल बाद जो इनकी आयु का योग है वो 52 के बराबर होता है, यही तो कह रहा है। अब 5 6 7 8 8x की वैल्यू, ये 4 जाके उधर घट जाएगा, 48 के बराबर होगी। 8x की वैल्यू आपकी 48 के बराबर हो जाएगी। अगर ये 48 के बराबर है तो 8 से काट दीजिए, 8 6 जा 48 होगा, यानी x की वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी, 6 आपकी निकल के आ जाएगी। अब जब आपकी 6 की वैल्यू यहां से निकल करके आ गई तब आप क्या कर सकते हैं, इस 6 की वैल्यू को यहां रख सकते हैं ऊपर, जो हमारा 3x और 5x के रूप में माना था। तो सीता की आयु यहां से क्या निकल के आ जाएगी, 3x यानी कि 3 गुणे 6 यानी कि आपका 18। और इसी प्रकार यहां पर आप देखेंगे तो 5x यानी कि 5 गुणे 6 यानी कि आपका 30। परंतु एक और शर्त दे रहा है कि 2 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशियो क्या रहा होगा। तो 18 से 2 साल पहले जाएंगे तो 16 की रही होंगी और 30 से 2 साल पहले जाएंगे तो 28 की रही होंगी। 16:28 क्या किसी संख्या से कट रहा है, तो देखिए कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 4 से काट लीजिए, 4 चक्कू 16 और यहाँ पर 4 7 जा 28, तो 4:7 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 300 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि आपकी 7 से विभाज्य हैं। 100, 301 और 101 और 200 करके। ये क्वेश्चन आपका होता है समांतर श्रेणी वाले जो फॉर्मूले होते हैं ना उससे। अगर आप 300 से स्टार्ट कीजिए तो कहाँ तक जाना है, 1000 तक। यहाँ पर आप देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो 300 के जस्ट बाद जो है वो कटेगी। तो किससे काटना आपको है, 7 से विभाजित करना है। तो आपको पता है 7 से विभाजित होने में 300 से अगर काटेंगे तो कितनी बार मिलेगा, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और फिर 28, यानी कुल मिलाकर के 2 उधर जाएगा तो आपका उधर जाएगा 30। और फिर यानी 301 ऐसा नंबर होगा जो 301 के सबसे नजदीक कटेगा, यानी यहां से स्टार्टिंग जो होगी वो 301 से होगी। और यहाँ पर 1000 की अगर बात करेंगे तो ये जाएगा 994, जो पूरा पूरा जो है वो 7 से डिवाइड जो है वो हो जाएगा। ये चीज यहाँ पर समझ में आनी चाहिए आपको सबसे पहले तो। अब ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि आप फॉर्मूला लगा सकें। फॉर्मूला क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। टी एन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो यहाँ पर लास्ट वाली वैल्यू होगी 994, जितने पदों का निकालते हैं तो 994 का निकाल लें, बराबर ए क्या होता है, ए होता है पहला पद। पहला पद क्या है, 301 है तो हमने 301 रख दिया, प्लस एन की वैल्यू क्या है, ये कितने नंबर में आएंगे, जैसे 301 है 302, तो यही तो हमें निकालना ही है। तो एन को आप ऐसे रहने दीजिए, -1 भी ऐसे रहने दीजिए। डी क्या होता है, डी होता है सार्वंतर, कितने का डिफरेंस है, यानी 301 के बाद अगला कौन सा नंबर आएगा, तो 7 से डिवाइड हो रहा है ना, तो अगला जस्ट नंबर जो आएगा वो 308 आएगा। तभी तो इनमें 7 का डिफरेंस होगा, यानी कि जो सार्वंतर होगा वो कितने का होगा, वो 7 का होगा, यानी डी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर वो 7 आ जाएगी, तो ये 7 हो जाएगा। अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो फिर आपके सर के ऊपर से जाने के चांसेस बन सकते हैं। बाकी मैं समझा सारी चीजें रहा हूँ। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे एन की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, एन की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, यहाँ से 100 सीधे सीधे आ जाएगी और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है समांतर श्रेणी, लघुत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर के लेवल पे कोर्स रहता है। बाकी आपके जो
कॉम्पिटेटिव लेवल वाले होते हैं उसमें भी आता है, एपी जीपी एचपी से, तो उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये उस पर एक बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है दो रेलगाड़ियां हैं जिसमें से प्रत्येक की लंबाई आपको 120 मीटर जो है वो दे रखी है। दो रेलगाड़ी, दोनों की लंबाई। अब दोनों की जो लंबाई है, अगर दोनों का सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो ये 120 और प्लस 120 करेंगे तो 240 मीटर, ये तो आपकी हो गई दूरी, सबसे पहला काम। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रत्येक की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक की गति मतलब दोनों की चाल अलग अलग आप देखेंगे, तो 60 अलग और यहाँ पर भी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों की चाल हो जाएगी। अब एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर चल रही हैं पूछ रहा है, तो ऐसे में एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय। अब यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, एक वैल्यू मीटर में दे रखी है, एक वैल्यू किलोमीटर में दे रखी है। तो जो 120 वाली वैल्यू है, सबसे पहले तो आप इसको चेंज कीजिए। इसको चेंज करने के लिए 120 को गुणा करते हैं आप 5/18 से। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जब चेंज करते हैं तब, तो ये वैल्यू वैल्यू मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल करके आएगी 100/3। ये निकल करके आ गई चाल की वैल्यू, और ये वैल्यू अभी मीटर प्रति सेकंड में है। अब आपका पूछा गया ना एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो आपका वही चाल पता है, दूरी पता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल लगा दीजिए। यानी आपका 240 और बटे में कितना है चाल, तो 100 और बटे में आपका 3। अब ये जो 3 आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो आपका अगले स्टेप में क्या आएगा, 240 गुणे 3 और बटे में आपका 100। इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे आंसर 7.2 सेकंड करके आ जाएगा, जो कि आपको सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज जो है उस पर 3 वर्ष में 800 रुपए से 920 रुपए हो जाती है। कितने से कितनी हो जा रही है, 800 से, नहीं 920, 800 से 920 हो जा रही है ना, तो सीधे सीधे डिफरेंस निकाल लीजिए, 920 में से किसका, 800 का, तो कितना, 120 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, समय कितना दे रखा है, ये जो 120 का डिफरेंस आ रहा है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई है, कह रहे हैं ना ब्याज हो जाता है, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतने से इतना हो जा रहा है, तो ये ब्याज हो गया। उसके बाद समय आपको कितना दे रखा है, समय आपका हो जाएगा 3 वर्ष का, जो कि प्रश्न में दे रखा है कि 3 वर्ष में इतना इतना हो रहा है। और बाकी दर भी आपको दे रखी है, दर कितनी दे रखी है, दर आपको दे रखी है 3% की। अगर कह रहा है बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में जो है, तो यानी यह दर अभी आपको नहीं पता है, दर को भी मत लिखिए, ये तो कंडीशन दे रखी है ना कि अगर बढ़ा दी जाए तो सबसे पहले तो हम दर निकालेंगे ना, तो आपको फॉर्मूला पता है PRT/100 का, तो क्या हो जाएगा, मूलधन कितना था, पहले आपके पास 800 थे, ये आपकी वैल्यू पी की है, ये आर क्यों लिख जाता है, ये आपकी वैल्यू पी की है मूलधन की, तो मूलधन और गुणे में आपका दर, मूलधन गुणे दर होता है ना, दर आपको नहीं पता है, समय तो आपको पता है ना, तो समय को रख लीजिए, आर की वैल्यू को ऐसे ही रहने दीजिए और बटे में लगा दीजिए 100। ये आर क्या है, ये जो आर है पहला वाला हमें नहीं पता है वो है, बाद वाला तो दूसरी कंडीशन के लिए, और इसकी वैल्यू जो है किसके बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है निकाली थी, ये 120 निकाली थी, एसआई बराबर होता है ना PRT/100। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ जाएगी, आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला डबल जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, यहाँ से 12 को काट सकते हैं, 3 × 3 3 चक्कू 12 और जीरो, और 8 से काट सकते हैं, 8 5 जा 40, तो 5% आपका आंसर यहाँ से आर की वैल्यू के तौर पर निकल के आएगा। प्रश्न में कह रहा है अब कि अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, यानी अब 5% दर थी, अब इसको 3% अगर आप बढ़ा देंगे तो ये 5 से 3% बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 8% जो है ये नई दर हो जाएगी। अब समझ में आया होगा आपको कि क्यों हमने निकाला है, तो नई दर आपकी 8% हो गई। अब सेम फॉर्मूला फिर से लगाइए, तो नई राशि आपको निकालनी है कि नई राशि आपकी क्या हो जाएगी, तो नई राशि के लिए आपका हो जाएगा मूलधन आपका 800, दर आपकी 8 और समय आपका 3 साल और बटे में आपका 100। इसको सॉल्व के लिए जीरो जीरो कटेगा, जीरो जीरो, 8 8 जा 64 और 64 × 3 करेंगे। और साथ ही साथ इस चीज को भी समझिए, नई राशि पूछ रहा है यानी पुरानी वाली राशि में भी जोड़ेंगे, यानी साथ में पुरानी वाली राशि भी जोड़ेंगे, इसको मत छोड़ दीजिएगा। तो आपका आएगा इधर से 192 और 800, यानी 800 में 192 आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 800 900, 992 आपका आ जाएगा आंसर। आंसर पहला वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर की माप वाले
लकड़ी जो है उसके घनाभाकार टुकड़े में से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या की अगर बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर वाले एक शंकु को काटा जाता है, तो इसमें नष्ट हुए लकड़ी का परसेंटेज क्या होगा। आपको यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है उसमें आप सीधे सीधे शंकु का आयतन लगा दीजिए, क्योंकि बात शंकु की कर रहे हैं ना। देखिए शॉर्ट में थोड़ा सा इसको समझते हैं कि जो शंकु का आयतन है वो आप यहाँ पर लगा दीजिए, तो वो आपका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू प्रश्न में कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। और साथ ही साथ जब वैल्यू की बात होगी तो यहाँ पर जो त्रिज्या है वो एक दे रखी ना, तो यहाँ पर आर की जगह एक रख देंगे। देखिए 1/3 को ऐसे रहने दीजिए, 22/7 को ऐसे रख दीजिए, आर की वैल्यू 1 × 1 1 ही हो जाएगी और एच की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर है। ये किसकी बात हो रही है, ये शंकु की बात हो रहा है, क्योंकि इसी लकड़ी के घनाभाकार टुकड़े में से ही तो ये आपका जो शंकु है वो काटा गया है, तो शंकु के लिए ही तो ये ऊंचाई और ये त्रिज्या दे रखी है। तो शंकु का आयतन सबसे पहले हमने निकाल लिया। इसको जो आप वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो निकल करके आएगी वो 22/3 करके निकल के आ जाएगी, 22/3 सेंटीमीटर क्यूब करके। अब इस चीज को भी समझिए, ये 7 से 7 कट जाएगा, 22/3 बचेगा। अब इस चीज को भी समझिए कि लकड़ी का भी आयतन निकालिए। लकड़ी का जो आयतन है वो क्या है, ये घनाभाकार टुकड़ा है, तो यानी घनाभ का आयतन आप निकालेंगे, तो घनाभ का आयतन सीधे सीधे LBH लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका L की वैल्यू 10 और B की वैल्यू 5 और H की वैल्यू 2, तो ये इसका आयतन निकल आएगा। ये आयतन है, लकड़ी का आयतन भी कह सकते हैं, बात वही है, सीधे लिख दिया। इसको गुणा करेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर इस क्यूब जो है वो आएगा। अब लकड़ी की बर्बादी कितनी हुई, एक्चुअल में इसी घनाभ से ही ये शंकु काटा गया है, यानी अगर इसमें से ये घटा दें तो जितनी बर्बादी होगी वो उसमें से निकल जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लकड़ी की जो बर्बादी हुई है वो अगर हम निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं 100 माइनस 22/3 और ये वैल्यू सेंटीमीटर में। यही तो कह रहा था कि इस प्रक्रिया में नष्ट हुए लकड़ी का परसेंटेज क्या है, तो पहले बर्बादी निकालेंगे तभी तो परसेंटेज निकालेंगे। तो ये हमने बर्बादी निकाल ली। अब ये जो वैल्यू निकल करके आएगी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो निकल करके आएगा 278 और बटे में 3 सेंटीमीटर क्यूब करके। ये हमने वैल्यू इसको सॉल्व करके निकाल ली, जब एलसीएम ले लेंगे उसके बाद आ जाएगा। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो हम इसको सीधे सीधे रखेंगे कि 100 अगर वैल्यू अपने आप में मान लें तो उसका x% जो है वो आपका बराबर हो जाएगा किसके 278/3 के। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो वहां से आंसर आएगा 92 सही 2/3 परसेंटेज करके। तो ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर होगा। प्रश्न थोड़ा सा इसमें ज्यादा कठिन टाइप के दे रखे हैं, तो हो सकता हो जिनको एकदम लो लेवल की मैथ आती है उनको लग रहा हो कि अरे ये तो कुछ आ नहीं रहा है, कोशिश करेंगे दोबारा देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। अगला देखते हैं, यदि क्वेश्चन में आगे ये लिखा ही नहीं है डैश तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल किसका किसका, एक दे रखा है और a 0 के बराबर नहीं है, b 0 के बराबर नहीं है, तो कह रहा है कि a³ + b³ का मान जो है वो क्या होगा। प्रश्न में कुछ मिसिंग है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर a यदि के बाद तथा सीधे लिख दिया है। अगला कह रहा है a में कार्य करने की क्षमता b से जो है वो डबल है, ठीक है, b से 3 गुनी है। a और b की कार्य क्षमता कितनी है 3 गुनी है, और कह रहा है वो किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। तो बी अकेला अगर उस काम को करेगा तो कितने दिन में कर लेगा ये पूछा गया है। 30 24 सीधे आप इसे रेशियो से ही कर सकते हैं। अगर ए कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है तो आप इसमें से रेशियो निकाल लीजिए, 3:1 के फॉर्म में आ जाएगा कि अगर ये 3 कर रहा है तो 1 कर रहा है, 3:1 के फॉर्म में। ए और बी की कार्य क्षमता, ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो अगर बी की आपकी 1 है तो ए की कितनी है 3 है, यही तो कह रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर वो किसी काम को करने में 20 से 20 दिन जो है वो कम समय लेते हैं। अच्छा इनके समयों का अनुपात निकालते हैं तो वो जस्ट पलट जाता है। समय में क्या हो जाता है ए और बी का ही अगर आप निकालेंगे तो समय जो है वो 1:3 हो जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि अगर उनकी कार्य क्षमता ज्यादा है, जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा है वो कम समय लेगा, इसीलिए पलट जाता है। अब ए अगर मान लेते हैं पूरा काम x दिन में कर लेता है, ए अगर आपका x दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, बी उसी काम को कितने में करेगा 3x में करेगा, यही तो मतलब इससे निकल के आ रहा है। यानी कि 3x, अगली जो लाइन कह रहा है कि अगर किसी काम को करने में उसे 20 दिन समय कम लगता है, यानी 3x - x अगर करेंगे तो इनका डिफरेंस जो है 20 दिन के बराबर आ रहा है। x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, 2x बराबर 20 होगा, x बराबर 10 होगा, x की वैल्यू 10 आ गई। अब इस 10 को हम यहाँ रख के किसी का मान अकेले निकाल सकते हैं। पूछ रहा था बी अकेला
काम करेगा कितने दिन में। तो बी के लिए यहाँ पर इसका समय कितना था, 3x के फॉर्म में था, तो बी के लिए आपका 10 गुणे 3 बराबर 30 दिन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये किसके लिए, ये बी के लिए है। इस तरीके से आप इसे कर सकते थे। 10वां क्वेश्चन इसी में पूछा गया, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, आपको पता है व्यास जो है वो डबल होता है त्रिज्या का। अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हैं कि जिस प्रकार घर का संबंध आपका दीवार से होता है, उसी प्रकार दीवार का संबंध किससे होता है, दीवार का संबंध ईंट से हो जाएगा। घर का संबंध अगर दीवार से है तो दीवार किसकी बनी होती है, ईंटों की तो बनी होती है। मनोज की ओर इंगित करते हुए प्रकाश ने कहा, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्पेस भी होना जरूरी है, तो इस प्रकार से लिखा है, मनोज की इंगित तरफ इंगित करते हुए प्रकाश कह रहा है। मान लीजिए यहाँ पर हमने रख लिया प्रकाश को, और प्रकाश जो है किसकी ओर इंगित कर रहा है, तो ये मनोज की ओर इंगित कर रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर आपका मनोज को रख लिया हमने, ठीक। अब कह रहा है कि प्रकाश ने कहा कि इसकी जो मनोज प्रकाश ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। प्रकाश की माँ, एक जनरेशन ऊपर बना देते हैं यहाँ पर माँ। और इसी प्रकार अगर मनोज की बात करें तो मनोज की भी माँ की बात कर लेते हैं। तो ये, और ये कह रहा है कि इसकी माँ ये इकलौती पुत्री है, इस तरीके से लिखा हुआ है। और और एरो ऊपर की तरफ होगा इकलौती पुत्री का, तो बता रहा है मनोज का प्रकाश से संबंध है भांजा, पिता, चाचा, भाई। भांजा का ही संबंध होगा और कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ABCD और ई 5 स्कूल हैं, ठीक है, जिनका मुंह उत्तर की ओर है, यानी ऊपर की ओर है, ठीक है। ए, ई और बी के बीच में है। ए को अगर हम यहाँ बैठा देते हैं तो किसके किसके बीच में, ई और बी के बीच में है। ई डी के दाईं ओर है, ई जो है वो डी के दाईं ओर है, तो डी इधर होगा तभी ई इधर होगा। सी और डी दो छोरों पर है, अगर डी उधर है तो सी इधर है, 5 लोग हो गए। सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है, बी स्कूल है, आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 संख्याएं जो है वो आपकी 5, 10, 15, 20, 25 और 30 जो है वो लिखी जाती हैं। 6 संख्याएं मतलब 6 ही फलक होते हैं, इन्हीं पर ये सारी संख्या लिखी हैं। कह रहे हैं इस पासे की 2 स्थितियां जो है वो दी गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो कि 25 संख्या वाले फलक के जस्ट अपोजिट लिखी है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 25 है, 30 है, 10 है। ये वाला 10 और ये वाला 10, ये दोनों में कॉमन है, 25 30 तो कॉमन है नहीं। अगर आप थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था तरीका एक इसमें ये रहता है कि जैसे जहाँ 10 इसमें भी 10 इसमें भी 10 कॉमन, तो इसी क्रम से लिखना शुरू करिए। जैसे इसको लिखेंगे तो 10 आएगा, कॉमा यहाँ पर क्लॉकवाइज चलिए इस तरफ, ये क्लॉकवाइज होता है। उसके बाद अगला नंबर 25 आएगा और उसके बाद अगला नंबर 30 आएगा। सेम चीज इसमें भी क्लॉकवाइज चलिए इस तरफ की ओर ऐसे, तो सबसे पहले 10 आएगा, फिर उसके बाद 10 के बाद 20 आएगा और उसके बाद 15 आएगा। यही तो है। अब यहाँ पर पूछा गया है 15 के विपरीत, तो 15 के विपरीत यहाँ क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अक्षरों का क्रम यहाँ पर दे रखा है। अगर पहले वाले में आप देखिए तो बी लिख दीजिए, बी सी बी ए, बी सी बी ए, फिर सी ए, उसके बाद फिर से बी आ रहा है। सी वाला ऑप्शन होगा, बी ए सी और फिर बी सी करके, ये वाला। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो बी ए सी जो है वो तो आ रहा है, और उसके अलावा ए बी भी आ रहा है। जो पैटर्न चल रहा है ना वो बी ए सी ए बी का चल रहा है, उसके बाद सी भी आ रहा है, बी ए सी ए बी फिर सी, ये रिपीट हो रहा है, बी ए सी और उसके बाद आपका ए बी और उसके बाद आपका सी। इसका पैटर्न चल रहा है, यहाँ पर देखेंगे बी बी तो ये रेंज पिछली वाली चली आ रही है, तो बी के बाद यहाँ से देखिए सी, यहाँ भी हो चुका है, बी से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, बी ए सी ए बी सी, फिर बी ए सी ए बी सी, फिर बी ए सी ए बी अगला सी। जिस प्रकार सेकंड मिनट से संबंधित है उसी प्रकार दिन का संबंध किससे होता है, सेकंड सप्ताह से हो जाएगा, यही वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला यहाँ पर है 8 3 4, 20 कैसे आएगा, 8 3 जा 24 माइनस 4, इनको गुणा कीजिए, इसको इसको और 4 जो है वो घटा दीजिए।
यहाँ पर देखिए 7 5 जा कितना होगा 35, और इसमें से 3 घटा दीजिए तो 32 हो जाएगा आंसर। ए ई जेड को ये लिखा जाता है, तो बी जी एक्स को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ से ए से देखेंगे तो 5 प्लस हो रहा है सब में, यहाँ भी सेम करेंगे तो बी है, जी है, एक्स है। बी से अगर आप बी सी डी ई एफ जी 5 आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? जी आ जाएगा। यहाँ बढ़ेंगे, वैसे जी अकेला ऑप्शन इसी में ही है तो यही आपका हो जाएगा। यहाँ भी +5 है, +5 है, तो एक ऑप्शन से भी जब आंसर मिल गया तो आगे ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगला कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की चौगुनी है, ठीक है। और कह रहा है यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? अच्छा, ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे समझ रहे हैं? कि अगर वर्तमान आयु ले लें 40 साल वाली ले लें, अगर पिता की वर्तमान आयु क्या है, मान लीजिए 40 साल ही है, तो पिता की वर्तमान आयु कह रहा था कि अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, यानी पुत्र यहाँ पर कितने का रहा होगा? 10 साल का, और पिता 40 साल का। यहाँ पर क्या होगा, अगर 30 को चेक करेंगे तो यहाँ पर जो 30 है ये आपके हो जाएंगे पिता, और 4 गुनी है ना, तो इसका 4 गुना अगर आप देखेंगे 30 का, तो यहाँ पर वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, तो इसको 4 से डिवाइड करके कोई फायदा नहीं। 35 में भी देखेंगे तो सेम यही हल होगा, 45 में भी। तो सबसे पहले 40 को ही चेक करिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 चौगुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 5 वर्ष पहले ये कितने के रहे होंगे? 35 के रहे होंगे। ये 5 वर्ष पहले 5 साल के रहे होंगे, 5 का 35 कितना गुना है? 7 ही गुना तो है, यही तो आपसे प्रश्न में कह रहा था, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन चेक ही नहीं करना। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है जो कि हम आपसे पूछ सकते हैं, परंतु पूछने से पहले थोड़ी सी हिंट आपको, वैसे करा चुके हैं इस तरीके के कई प्रश्न, पर पहली बार अगर हो सकता कोई देख रहा हो तो हिंट आपको अवश्य दे देते हैं। इसमें करना क्या होता है, इसमें ये करना होता है जो अल्फाबेट होते हैं उसके क्रम से सजाना होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ABCD के यहाँ पर लिखा है ना कि शब्दों का एक तर्कपूर्ण और जो अर्थपूर्ण क्रम है उसमें व्यवस्थित करना है। तो अगर आपका कोई अलग अलग एक ही जो सेंटेंस या आप कहेंगे एक ही प्रकार का कोई शब्द लिखा हुआ है, उसके जो क्रम है वो अगर ABCD के क्रम में है तो वो फिर उस कंडीशन में आप उसको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। पर अगर कोई एक फैमिली मेंबर से संबंधित बात हो रही है, कोई सेंटेंस की बात हो रही है, तो उसको उस क्रम से चेंज कर लेते हैं। वही यहाँ पर सोचना है आपको किस आधार पर बदला गया है। तो फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी, कंट्री, ये आपके 4 ऑप्शन है। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। सारे प्रश्न हमने करा दिए। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। जिस भी पीडीएफ पर 500 लाइक कंप्लीट होते जा रहे हैं वो हम आपको भेज देते हैं, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि 500 लाइक का एक छोटा सा लक्ष्य हमने रखा हुआ है कि जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और इससे पहले भेज भी चुके हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव टाइमिंग एक आपकी 12 बजे की है दोपहर की, एक है शाम के 5 बजे की, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।